अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से और लाइक करने के बाद इसको आगे शेयर करने से YouTube देखता है कि इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो वो भी उस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हर वीडियो के शुरू में मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक करके आगे शेयर करें। उसकी वजह यह है कि इस फैमिली का इस अंदाज़ में इजाफ़ा होगा कि जो भी स्टोरी को नया शख्स सुनेगा और उसकी ज़िंदगी में जो सुकून आएगा, तो उसमें आपने भी हिस्सा डाल दिया, किसी के सुकून का आप बायस बन गए। तो खुशियों को फैलाते रहा करें, लोगों के लिए सुकून का बायस बने। तो ये भी एक तरीका है इस वीडियो को फैला के लोगों के सुकून का बायस बनने के लिए। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनका नाम है हुसनैन फ़िदा, रावलपिंडी तहसील गुजर खान, और गांव का नाम है बडाना। ये उनकी रियल लोकेशन है जो उन्होंने मुझे भेजी है। वो कहते हैं जी, मेरे एक दोस्त हैं, हम बहुत शौक़ से आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, डिस्कस करते रहते हैं और हमें बहुत अच्छी लगती है। बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक दिया ऑफ कैमरा स्टोरी के बारे में। और वहीं पे उनके एक दोस्त हैं, उनके मामू, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के करीब ही एक गांव है। लोकेशन उन्होंने कहा बस करीब की बता दीजिएगा, तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के करीब की एक गांव की ये कहानी है। और फ़र्ज़ी मैं उनके मामू का नाम रखने जा रहा हूँ बशीर, मामू बशीर। ये सच्ची कहानी उनके उसी दोस्त जो ये दोनों सुन रहे हैं, कोई इनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कहानी को सुनते हुए, और वही बात जिस तरह आप लोग शेयर करना शुरू हो गए तो लोग उसमें शामिल होना शुरू हो गए, तो शेयर करने से ये भी शामिल हुए हुसनैन फ़िदा और उनके दोस्त, और वो आपस में गपशप करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक कहानी है, मामू की सच्ची कहानी, आप हॉरर स्टोरी में भेजिए और वो इसको शामिल करें। बशीर हुसैन एक बिल्कुल नौजवान शख्स था और ये कहानी 1900 तकरीबन 70-75 के दरमियान की है। ये वो वक्त था जब बिजली का दूर दूर तक वहाँ पे उन गाँव के अंदर जहाँ की ये कहानी है नामो निशान भी नहीं था। लालटेन होते थे, वो भी किसी किसी के पास। ज़्यादातर लोग दिया जलाते थे रोशनी के लिए। और जब अभी हर जगह पे रोशनी नहीं हुई थी, लोग दिए जलाते थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता था। आज आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको हर तरफ रोशनियाँ नज़र आएंगी। पहाड़ों की किसी चोटी पे बैठ के देखें तो दूर दूर रोशनी, क्योंकि हर जगह पे तो बिजली पहुँच चुकी है, हर जगह पे लाइट ही लाइट है। और ये वो दौर था जब कहीं पे भी बिजली नहीं होती थी, दिए की टिमटिमाती रोशनी सिर्फ उस जगह तक महदूद होती थी जहाँ पे वो घर होता था। और थोड़े ही फासले से अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो दिए की रोशनी आपको नज़र नहीं आती थी। मिट्टी के बने वो दिए, जैसे ही अंधेरा शाम का फैलना शुरू होता, जला दिए जाते और लोग अपने काम काज से फारिग होके खाना खाने के लिए उन दियों की रोशनी में बैठ जाते। वो ज़माना था जब लोग जंगल की तरफ जाते, लकड़ियाँ काटते थे और लकड़ियाँ काट कर अपने घरों तक ले आते थे। और उसके लिए किसी ख़ास सवारी का एहतमाम नहीं होता था। लोग लकड़ियाँ काटने के बाद उनको एक ख़ास रस्से से, साफ़े से बांधते, और वो जो साफ़ा होता उसको इस अंदाज में उठा के अपने कंधे पे लादते कि पैदल चलते हुए, इतना वज़न उठाए हुए वो अपने घर तक आते और एक जगह पे वो रख दी जाती। वही जलाने के काम आती, उन्हीं के ऊपर सालन बनते थे, उन्हीं के ऊपर रोटियां, और उन्हीं के ऊपर ही सब कुछ किचन का काम आग की सूरत का लिया जाता। शाम होते ही दिए जला दिए जाते और सब घरों के अंदर
एक खामोशी सी छा जाती। बच्चे ही होते जो थोड़ी सी शरारत करके, आवाज़ पैदा करके एक एहसास दिलाते कि हाँ, घर के अंदर कोई चहल पहल है। वरना उन कच्चे घरों में जब रात होती थी तो एक खामोशी का सा समा होता था। वो वक्त ऐसा होता था जब गांव से दूर जानवरों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें घरों तक आती थी, और ये वो बोलने की आवाज़ें ये एहसास दिलाती थी कि इंसानों के अब सोने और बाहर निकलने का टाइम ख़त्म हो चुका। अब बाहर दरिंदे दनदनाते फिरेंगे, बाहर जानवर निकलेंगे, और वो मखलूक भी अब बाहर निकल आएगी, जो छुपी हुई मखलूक जिनको जिन्नात कहा जाता है, जो रात के अंधेरे में उनके लिए वो दिन का उजाला होता है। इंसानों के लिए रोशनी बनाई गई, जिन्नात के लिए अंधेरा। और जैसे ही अंधेरा छाता है तो वो अंधेरा जिन्नात के लिए उजाला बन जाता है। तो इन छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग जल्द ही अपना खाना वगैरह खा लेते, और खाना खा के उन दियों को बुझा दिया जाता। इन दियों के रखने के लिए भी कोई ख़ास जगह नहीं होती थी। हर दीवार के अंदर इस अंदाज में जगह छोटी सी बनाई जाती थी, जिसके अंदर छोटा सा वो दिया जला के रख दिया जाता था। आज भी पुरानी बिल्डिंग्स, कच्चे घर और ऐसी जगहों को आप देखेंगे तो वहाँ दीवारों के बीच में ही छोटी सी दिया रखने की जगह नज़र आती थी। बादशाहों के महल होते थे तो वहाँ पे आग की शमें जलती थीं, लेकिन बादशाहों के महल के बीच में भी आप देखें तो वहाँ भी आज जो बड़े बड़े महल दुनिया में कई जगहों पे, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बादशाहों के जो महल हैं उनमें आप जाके देखें तो दिए जलाने की जगह आज भी मौजूद है। उन कच्चे घरों के अंदर भी दीवार के अंदर रखे हुए दियों को बुझा दिया जाता, और ना सिर्फ बुझा दिया जाता, गर्मी होती तो सर्दी, हर कोई अपने अपने बिस्तर में लेटता तो बाहर एक झींगर वाहिर आवाज़ होती थी, जो इस चीज़ का एहसास होता था कि रात हो चुकी है, अंधेरा फैल चुका है, अब बाहर नहीं निकलना, दरवाज़ों को खिड़कियों को बंद कर ले, और सब सो जाते। उन्हीं में बशीर एक ऐसा नौजवान था जो हर 2 दिन 1 दिन बाद जैसे ही घर की वो लकड़ियाँ इस्तेमाल हो जाती तो वो अपना कुल्हाड़ा उठाता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। वो जंगल में पहुंचता, सूखा हुआ दरख्त वो ढूंढने की कोशिश करता, और उसके पाँव के नीचे उन पत्तों की, सूखे पत्तों की चरचराहट होती जो उस जंगल में लगे हुए दरख्तों से गिर गिर के नीचे खुश्क हो जाते थे। दरख्त भी तो जानदार हैं, दरख्त भी तो सांस लेते हैं, और हर साल एक मौसम, हर दरख्त का अलग अलग मौसम होता है। साल में एक ऐसा मौसम ज़रूर आता है जब दरख्त अपने सारे पत्ते जो उसके ऊपर लगे होते हैं वो नीचे गिरा देते हैं, टहनियाँ बाकी रह जाती हैं, और फिर नए सरसब्ज पत्ते उन पे उगना शुरू हो जाते हैं, और उगते उगते फिर से वो एक सायादार दरख्त बन जाता है। लेकिन वो जितने भी पत्ते जंगल में गिरते तो वो पड़े ही रहते थे, वहाँ कोई साफ़ करने वाला ना होता तो वो खुश्क हो जाते, और जब भी कोई जंगल में उन पत्तों के ऊपर आवाज़ रखता तो एक ऐसा शोर चरचराहट का पैदा होता, कड़ज कड़ज कड़ज, कि अगर यही शोर कोई रात के टाइम पे पैदा करे तो इंसान खुद अपने इस पाँव के नीचे दबने वाले पत्तों की शोर से घबरा जाए। इसलिए कोई भी जंगल में जाता था तो दिन की रोशनी में ही जाता था, क्योंकि डर ये होता था कि अगर रात के समय जंगल में गए तो पाँव की शोर की आवाज़ से इर्द गिर्द कोई दरिंदा, कोई जानवर मौजूद होगा तो उसको पता लग जाएगा, क्योंकि खुदा ने जानवरों को ऐसी आंखें दी हैं जो घुप अंधेरे में भी देख लेती हैं। इंसान घुप अंधेरे में नहीं देख सकता, तो कहीं वो जानवर उन पर हमला न कर दे, इसलिए कोई भी जंगल में रात के टाइम नहीं जाता था। अगर बाअमर मजबूरी कुछ लोगों को जाना पड़ता तो वो 5-10 का टोला बना के जाते और सब अपने अपने हाथों में आग जला कर जाते। लकड़ी के एक कोने पे कपड़ा इस अंदाज में बांधा होता कि उसके ऊपर आग लगी होती, ताकि कोई भी जानवर पास आए तो डर जाए। कुल्हाड़ी सबसे बड़ा हथियार था उस वक्त का लोगों के पास, स्पेशली गांव में रहने वाले लोगों के पास। तो बशीर भी चलता हुआ दिन को जंगल में पहुंच गया, एक दरख्त ढूंढा जो बिल्कुल सूखा हुआ था। वो जानता था कि ये बिल्कुल ठीक है उसके घर के लिए। उसने उसको काटना शुरू कर दिया। उसकी वो टहनियाँ जो बिल्कुल खुश्क थीं
वो काट चुका तो नीचे एक जगह पे ज़मीन पे उनको इकट्ठा किया। एक चादर सी जो उसने अपने कंधे पे रखी होती थी हमेशा, वो उठाई और उसको ज़मीन पे बिछा दिया, लकड़ियाँ उसके ऊपर रख दी और फिर कस के उन लकड़ियों को बांधा और उठा के पीछे अपनी कमर पे उनको लाद लिया। अपना कुल्हाड़ा उठाया और वापसी की राह ली। एक लंबा सफ़र था जो जंगल से उसने अपने घर तक करना था और वो पत्तों के नीचे क्रिच क्रिच की आवाज़ पैदा करता हुआ, अपने पाँव के नीचे पत्थरों को डालता हुआ चलता 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 वो अपने गांव तक पहुंच गया। लकड़ियां उसने एक जगह पे डाली, माँ को सलाम किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बस यही उसकी ज़िंदगी के कामों में से एक ये भी अहम काम था जो उसने करना होता था कि लकड़ियों को इकट्ठे करना। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जब लकड़ियां काटने के लिए रवाना हुआ तो पता लगा कि आज घर के अंदर लकड़ियां बिल्कुल नहीं हैं और आज टाइम भी ओवर हो चुका है। ऐसा टाइम हो चुका है कि अगर वो अभी चल के जंगल में जाता है, लकड़ियां काटता है, लकड़ियां काटने में भी टाइम लगता था, कुल्हाड़े से उसने लकड़ियां काटनी होती थी, तो वापसी पे रात हो जाएगी। लेकिन मजबूरी ये थी कि अगर लकड़ियां ना होती तो घर में खाना नहीं बन सकता था। वो रवाना हुआ, एहतियात के साथ चलता हुआ जंगल में पहुंच गया। जल्दी जल्दी उसने अपने कुल्हाड़े से जितनी लकड़ियां काट सकता था कि बाकी कल काटूंगा, आज रात के लिए सिर्फ इतनी इकट्ठी कर लूं, उसने रात के लिए इकट्ठी कर ली, उनको बांधा। और जब वो लकड़ियां बांध रहा था तो उस वक्त अंधेरा शुरू हो गया था और जंगल में अंधेरा होना कोई अच्छी बात नहीं होती। लकड़ियां उठा के उसने अपने कंधे पे ला दी और घर की तरफ तेज तेज कदमों से चलना शुरू हो गया। चलते चलते वो थोड़ी ही दूर गया था, उसको इस अंदाज में पैदा हुआ कि उसके पीछे भी कोई चलता हुआ आ रहा है। नहीं, मेरा वहम होगा। उसने फिर भी मुड़ के पीछे देख लिया, क्या वाकई कोई चलता हुआ आ रहा है? अगर कोई इस अंदाज में चलता हुआ आता जैसे उसके पाँव के नीचे पत्तों की चरचराहट थी, जब वो सूखे हुए पत्तों पे पाँव रखता तो एक अजीब सा शोर पैदा होता, पीछे भी कोई ऐसा शोर पैदा हो रहा होता तो वो यकीनन कोई पीछे आ रहा होता। लेकिन महसूस होता था जैसे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। तो फिर कैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है? वो ये सोचता हुआ तेज़ तेज़ चला। शायद शाम का अंधेरा, रात की फैलने वाली काली चादर जो अभी हर तरफ घुप अंधेरा कर देगी, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा खौफजदा हो रहा हूँ। ये सोचते हुए वो और आगे बढ़ा तो कुछ आगे जाके उसको फिर से महसूस हुआ कोई है। आज मैं अकेला नहीं हूं, शायद मेरे पीछे कोई है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, घुप अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना अंधेरा कि मजीद थोड़ी देर और लेट हुआ तो घुप अंधेरा हो जाएगा। मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं। मैंने दूसरी दफा पीछे मुड़ के देखा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे है? क्या मामला है? वो फिर से आगे चल पड़ा। चलता चलता तीसरी दफा फिर से ऐसे स्लो हुआ जैसे उसके दिमाग ने कहा पीछे कोई है। बशीर, जिसको तू अपना वहम समझ रहा है वो वहम नहीं, तेरे पीछे कोई है। फिर से वो रुका और पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। इसी तरह वो बार बार पीछे मुड़ के देखता हुआ चलता हुआ घर तक पहुंच गया और जब उस जंगल के एरिया से निकल आया, अपने गांव की उस ज़मीन पे कदम रख दिए जहाँ पे अब सूखे पत्ते नहीं थे, पत्तों की चरचराहट का शोर भी ख़त्म हो गया, तो उसने फिर से रुक के आराम से तसल्ली से पीछे देखा। अब अंधेरा हो चुका था। खौफ की बात इसलिए नहीं थी कि अब उस जंगल से वो निकल आया था, तो फिर मैं क्यों रुकता रहा हूँ, क्यों मुड़ मुड़ के देखता रहा हूँ? अब तसल्ली से देखूँ। पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा अंधेरे की वजह से शायद मेरा वहम था। और वो इसी तरह चलता हुआ तेज़ी से अपने घर दाखिल हुआ। माँ इंतज़ार कर रही थी कि लकड़ियाँ आएँ तो वो खाना बना सकें, रोटी पका सकें। माँ की उसने मदद की, चूल्हा जलाने में चूल्हा जलाया और यूं चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया गया और रोटियाँ पकाई जाने लगीं। वालिद आ गए, खाना खाया सबने और वो सो गए। घरों के अंदर वो रोशनी जो दियों की रोशनी थी उसको बुझा दिया गया।
फिर से एक नई सुबह हुई और सब अपने अपने कानों पे रवाना हो गए और बशीर भी अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन इसी तरह खैरियत से गुजरे कि फिर से एक ऐसा दिन आन पहुंचा जब घर में उसका अंदाज़ा था कि आज घर में लकड़ियां मौजूद होगी, कल मैं लकड़ियों को काटने के लिए जाऊंगा, आज तो गुजारे के लिए हैं। तो आज वो अपने काम में मसरूफ़ रहा, लेकिन जब घर दाखिल हुआ तो माँ ने बताया लकड़ियाँ नहीं हैं। बशीर बेटा, लकड़ियाँ फौरी चाहिए और रात होने को है, जल्दी से जाओ लकड़ियाँ काट के लाओ। फौरी तौर पे उसने कुल्हाड़ा उठाया और तेज़ी से चलता हुआ वो जंगल के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि आज तो बहुत ही लेट था, लेकिन वो चाहता था कि करीब के किसी खुश्क दरख्त को ढूंढ ले और जल्दी से उसकी टहनियाँ काटे और घर ले जाए। इतना गुजारा हो जाए कि आज रात की रोटी और सालन बन सके, कल और ज़्यादा ले जाऊँगा। वरना वो अमूमन कोशिश करता था कि 2-3 दिन के लिए लकड़ियाँ काट के ले जाए। वो एक दरख्त के पास पहुंचा और उसने उस दरख्त को देखा। अभी इतनी रोशनी थी कि वो पहचान सकता कौन सा दरख्त खुश्क है और कौन सा दरख्त गीला, सरसब्ज। वो एक दरख्त के पास पहुंचा और उसको अंदाज़ा हुआ, हाँ इस दरख्त की टहनियाँ काट लूँ तो ये राशन आग जलाने के काम आ सकती है। वो जैसे ही उस दरख्त के पास गया, उस दरख्त के ऊपर पहले जैसे ही उसने कुल्हाड़ा चलाया, को कुल्हाड़ा जैसे ही उस दरख्त पे पड़ा तो पीछे एक आवाज़ आई। ये कैसी आवाज़ थी? शायद कोई जानवर तो नहीं है मेरे पीछे। वो एकदम से कुल्हाड़ा उसने वहां से निकाला जो दरख्त के अंदर फंस गया था, जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। नहीं, पीछे तो कोई भी नहीं है, मुझे जल्दी से लकड़ियां काटनी है। उसने फिर से कुल्हाड़ा हवा में लहराया और जैसे ही पूरी ताकत के साथ कुल्हाड़ा उसने उस टहनी पे मारा, दूसरी चोट पड़ते ही वो टहनी कटी और एक शोर पैदा करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसी वक्त कानों ने एक आवाज को सुना, पीछे से एक आवाज आई है। कैसी आवाज? ऐसे जैसे किसी ने पत्तों के ऊपर पांव को रखा हो, पत्ते चरचराए थे। दूसरी दफा पत्तों के चरचराने की आवाज आ रही थी, पहली दफा एक अजीब सी आवाज थी। फिर से मुड़ा, लेकिन क्लियर समझ नहीं सका था क्योंकि उस वक्त एक शोर पैदा हुआ था। वो जो टहनी टूट के नीचे गिरी थी, उसके गिरने से भी एक शोर पैदा हुआ था और शोर अभी ख़त्म ही होने जा रहा था कि पीछे से भी एक पत्तों के चरचराहट का शोर आया, जैसे पत्तों पे किसी ने पांव रखा हो तो एक शोर सा पैदा हुआ। मुड़ा, पीछे कोई भी नहीं था। अब एक टहनी तो आ गई थी, अभी कुछ और टहनियां भी काटनी बाकी थी। उसने फिर से टहनी पे वार किया और जैसे ही इस दफा टहनी पे वार हुआ तो ऐसा लगा पीछे जैसे कोई कूदता है, बकायदा छलांग मारे, और छलांग मारने से पांव जमीन पे स्पेशली उन पत्तों पे पड़े तो एक बड़ा जोर सा शोर सा पैदा होता है। पांव कोई रखे आराम के साथ तो उसका शोर होगा कि पत्ते पांव के नीचे आए हैं, चरचराए हैं, उनका एक शोर सा पैदा हुआ है। लेकिन अगर कोई ऊंचाई से छलांग मारे उन पत्तों के ऊपर तो वो एक जोर, बहुत तेज शोर पैदा होता है। शड़क, ऐसा ही एक सड़क की आवाज आई तो उसका झटका निकल गया। पीछे मुड़ के देखा, कोई जानवर है जिसने छलांग मारी है ऊपर दरख्त से। क्या हुआ है? हां, ये तो बहुत क्लियर आवाज थी, बहुत ऊंची आवाज थी। कोई पत्तों के ऊपर शदीद जोर से कूदा था। वो डर सा गया। कौन है? कौन है? कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ के इस अंदाज में खड़ा हो गया कि देख सकूं कोई जानवर है तो मेरे ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि अब तो बाकायदा किसी ने जोर से छलांग मारी थी और ये वहम नहीं था। पहली आवाज शायद वहम हो सकती है, दूसरी आवाज शायद किसी ने पत्तों पे पांव रखा था, लेकिन वो टहनी के शोर के साथ वो पांव रखना दब सा गया था। इस दफा तो उसने कुल्हाड़ा ही चलाया था, लेकिन किसी ने पीछे छलांग लगा दी थी। वो खड़ा इस अंदाज में देखता रहा कि पीछे कोई है तो नहीं। अब उसको डर लग गया था, अपनी हिफाजत भी करनी है। जंगल है, जंगल में जानवर भी हैं, दुश्मन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब उसने अच्छी तरीके तसल्ली कर ली, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है, तो उसने कहा मैं क्यों रुक सा गया हूं, मुझे अपने काम को जारी रखना चाहिए। फिर से उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और जोर से कुल्हाड़ा दरख्त की उस टहनी पे मारा कि टहनी टूटी और
नीचे गिर पड़ी और उसकी तवज्जो इस दफ़ा उसके कान बिल्कुल पीछे की तरफ थे कि टहनी टूटने से क्या फिर पीछे कोई शोर पैदा होता है। टहनी टूटी और नीचे गिर गई, टहनी का शोर पैदा हुआ लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों उसके दिल में आया कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। अब तो कोई शोर नहीं आया था लेकिन कान क्योंकि मुसलसल किसी आवाज़ को सुनने में लगे थे। जैसे ही टहनी ने शोर पैदा करते हुए नीचे गिर गई तो वो मुड़ा और पीछे देखा तो पीछे एक अंधेरे में डूबते हुए दरख्त थे जो रात की काली चादर, रात का अंधेरा हर तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा था। वो जो दूर दूर तक दरख्त नज़र आ रहे थे अब आहिस्ता आहिस्ता चांद जो कहीं छुपा हुआ था, सूरज छुट्टी पे चला गया था और रात अपनी काली चादर ला के हर तरफ बिछा रही थी, अंधेरा ही अंधेरा कर रही थी। वहीं पे खामोशी से कतारदार कतार लाइनों में लगे हुए वो दरख्त उसके पीछे मौजूद थे और वो एक कुल्हाड़े की मदद से टहनियों को काट रहा और अब मुड़ के पीछे देख रहा था। आज पहली दफ़ा उसके दिल में एक अजीब सा वहम, एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ था। इर्द गिर्द वो दरख्तों को देख रहा था कि जंगल शाम को, स्पेशली रात को, कितना भयानक लगता होगा। आज तो इंसान टार्च उठाता है, रोशनियाँ उठाता है। मैं खुद जंगलों में कई प्रोग्राम करके आया हूँ, रोशनियाँ उठाई, तेज़ उठाई, हम चले जाते हैं। जब अंधेरा हो और आप जंगल में मौजूद हों जहाँ पे सिर्फ खूनखार जानवर नहीं, जहाँ पे जिन्नात का भी बसेरा हो, जंगलों में बेइंतहा जिन्नात रहते हैं। मेरा एक शो भी आप लोगों को याद होगा, नाइट विजन कैमरा। हमने पहली दफ़ा एक ब्लैक एंड वाइट नाइट विजन कैमरा मंगवाया था। एक हम बहुत बड़े जंगल के अंदर थे जहाँ पे सूखे पत्ते इस तरह नीचे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, मुझे याद है, जिन पे हम पाँव रखते थे तो हमारे पाँव चरचरा जाते थे और वहीं पे पाँव के चरचराहट से वो जो पत्तों के टूटने की आवाज़ पैदा होती थी। हमने एक काली स्याह बिल्ली को देखा था जंगल के अंदर। बिल्ली का कोई काम नहीं और वो बिल्ली कुछ देर के लिए नज़र आई थी और हमारी आंखों के सामने ही वो बिल्ली गायब हो गई थी। कैमरे ने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया था। मुझे आज भी वो जंगल का भयानक मंजर याद है। जंगल, हमारे पास वो बड़ी बड़ी टॉर्च थी, दोनों कैमरामैन के पास, मेरे पास भी, कैमरामैन के पास भी। उसके बावजूद कासिम हमारे साथ था। एंड पे आप लोगों को याद आ गया होगा, वहाँ पे एक भागे थे हम लोग, शोर करते हुए भाग पड़े थे क्योंकि किसी को इस अंदाज में गुस्से से हमने धाड़ते हुए सुना था उस जंगल में, जैसे कोई कह रहा हो, रात के इस पहर तुम क्यों खलल डालने आए हो इस जंगल में। और उसके बाद हमने जिस जगह से धाड़ सुनी थी, अलर्ट ही थे कि वहीं पे कैमरे से, नाइट विजन कैमरे से घुप अंधेरे में हमने देखा था तो वहीं एक ह्योला बन गया था। क्लियर उसकी मैंने तस्वीर भी खींची थी, स्टिल फोटोग्राफी के कैमरे की। एक विंडो बन गई थी जंगल के अंदर। बहुत सारे लोगों को मेरा शो याद आ गया होगा। जंगल के अंदर विंडो बन गई थी, जैसे खिड़की होती है, उसमें से रोशनी निकलती है। दरख्तों के बीच में वो खिड़की बन गई थी और एक साइड पर वो ह्योला नाइट विजन में लहराता हुआ नज़र आ रहा था। क्लियर नहीं था, लेकिन जब मैंने उसकी तस्वीर खींची थी और फ्लैश की लाइट उस पर पड़ी थी तो लाइट ने उस हिस्से को क्लियर दिखा दिया था कि यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा इस दिन आपको दिखा भी दूंगा, तस्वीर अब भी मुझे याद है। और उसके बाद हम भाग गए थे, हमारे साथ एक फीमेल भी थी। तो जंगल की जो हैबत, जंगल का जो खौफ होता है ना, यकीन मानिए बहुत खौफनाक होता है। बाकी जगहों पे आप चले जाते हैं इतना खौफनाक नहीं होता, जंगल बहुत खौफनाक होता है। और स्पेशली ऐसा जहाँ पे पाँव रखें और नीचे पत्ते, सूखे हुए पत्ते हैं और चरचराहट हो, आपके हाथ में कोई भी टॉर्च, आपके हाथ में कोई भी लाइट ना हो, तो वो सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है। और वो बशीर भी वहीं जब खड़ा था, उसके हाथ में कोई रोशनी नहीं थी, कोई टॉर्च नहीं थी। वही एक चांद ही रोशनी होती थी जो रात के टाइम वो लोग देखने के आदी थे। चांद की रोशनी में बाहर निकलते थे। अगर अमावस की रात हो, यानी कि अंधेरे की रात हो, हर महीने अमावस की रात आती है। इंडियन बोलते हैं अमावस की रात उसको, जब घुप अंधेरा हो जाता है। चांद की 0 तारीख होती है, पहली दूसरी या 0 तारीख होती है, उसको वो अमावस की रात बोलते हैं। लेकिन एक अमावस की रात जो सबसे खौफनाक होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा घुप अंधेरा होता है, वो साल में एक आती है। वो अमावस की रात वो लोग फुलझड़ियाँ चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, रोशनी करते हैं, क्योंकि उस रात सबसे ज़्यादा घुप अंधेरा होता है। और वो जो अमावस की रात है उसमें
जिन्नात, जिन, भूत, प्रीत, चुड़ैल, मसान, ये जितनी चीज़ें हैं ये ज़्यादा बाहर निकल आती हैं उस अमावस की रात को। वैसे अमावस की रात हर महीने आती है जब चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता, चाँद की 0 तारीख होती है, यानी कि 28, 29, 30 को चाँद बिल्कुल छुप जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो अमावस की रात होती है। लेकिन सही वाली ख़तरनाक वाली अमावस की रात नवंबर के मेरे ख्याल में महीने में आती है। तो वो जंगल में अब पीछे खड़ा देख रहा था कि पीछे कौन है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और चोट मारी। इस दफ़ा जब चोट मारी तो कानों ने एक आवाज़ को सुना, ऐसी आवाज़ जैसे हल्की सी कानों में आवाज़ पड़ी थी, लेकिन उसी वक्त वो कुल्हाड़े की जो चोट पड़ी थी ज़ोर से दरख्त के, जैसे ही वो दरख्त के ऊपर पड़ा, ज़ोर से लगा तो एक शोर पैदा होता है। लोहे का वो हिस्सा जो कुल्हाड़े के आगे लगा होता है वो दरख्त के अंदर घुसता है, टच होता है, तो उसका एक जो शोर पैदा होता है, उसी शोर के साथ ही पीछे एक हल्की सी आवाज़ आई जो सुनाई भी दी, लेकिन उस शोर के साथ मिक्स हो गई थी। वो थी एक हंसी की आवाज़, बिल्कुल आहिस्ता से, जैसे कोई हंसा हो। ही वो चौंका ज़रूर, लेकिन कुल्हाड़े की उस चोट ज़रब की वजह से जो उसने दरख्त पे ज़रब लगाई थी वो इतनी उस आवाज़ को सुन नहीं सका। लेकिन फिर भी उसके कानों ने कहा यह वहम नहीं है, मैंने क्लियर किसी आवाज़ को सुना है। तभी उसने मुड़ के देखा, पीछे कुछ नहीं था, और फिर से वो अपनी लकड़ियाँ काटने में लग गया। और उसने अपनी जब लकड़ियाँ काट ली तो उसको जल्दी थी कि आज कुछ अच्छा नहीं है, आज किसी ने पीछे छलांग मारी है, माहौल कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे बस निकलना चाहिए। उसने लकड़ियाँ देखी तो दिल ने कहा लकड़ियाँ कम हैं, आज की कम से कम सालन भी बनाना है, रोटी भी पकानी है, और सुबह नाश्ते में भी यही लकड़ियाँ काम आनी हैं, क्योंकि 2 वक्त के लिए चाहिए होती थी। ठीक है, कल जो दिन का खाना है उसके लिए मैं जल्दी चला जाऊँगा, कल दिन के खाने के लिए मैं फिर से लकड़ियां ले आऊंगा, लेकिन कम से कम इतनी तो काटूं कि अभी भी काम आ जाए, और नाश्ते में भी, क्योंकि अभी तक जो उसने लकड़ियां काटी थी सिर्फ रात के खाने के लिए थी। एक अंधेरे का खौफ फैलता जा रहा था, और ऊपर से पीछे जो कुछ आवाज़ें, एक्टिविटीज़ महसूस हो रही थी वो अजीब सा था। फिर से उसने लकड़ियों को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया कि और काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ा उठाया और फिर से ज़ोर ज़ोर से चोट लगाने लगा, लकड़ियां काटने लगा, लेकिन अब मुसलसल पीछे एक कभी हल्की सी हंसी की आवाज़ आती, और पीछे से ऐसे लगता कि तेज़ी से कोई दौड़ के गया हो, जैसे कोई चूहा, जैसे कोई जानवर पत्तों में से भाग के जाए, एक शोर सा पैदा होता है। गुलहरी भी पत्तों के ऊपर से भागती हुई जाए, उसका भी एक शोर सा पैदा होता है। खुदा जाने किस चीज़ का शोर था, लेकिन ऐसा था जैसे कोई तेज़ी से भाग के जाता है। अब उसने मुड़ के नहीं देखा, उसने कहा जो भी है मुझे इस वक्त जल्दी से लकड़ियां काटनी है। और इस दफा फिर उसने जब एक टहनी को काट के दूसरी टहनी को काटने के लिए जोर से उसने कुल्हाड़े का वार किया, तो फिर से पीछे अब 2 दफा आवाज आई। एक दफा ऐसे आवाज जैसे कोई तेजी से भागा हो, और एक दफा फिर से आवाज जैसे कोई तेजी से कूदा हो। भागने की और साथ ही कूदने की आवाज़ें। फिर से चौंका, मुड़ के देखा तो उसने दिल में कहा अगर मैं इसी तरह काम से हट के पीछे भागने और कूदने की आवाज़ों को सुन के मुड़ मुड़ के देखता रहा, काम को रोकता रहा, तो जो चीज़ भी है शायद मेरे काम को रोकना चाह रही है, मुझे लेट करना चाह रही है। आज तो पहले ही अंधेरा फैलने लगा है, अभी तो मैंने एक सफ़र है जो तय करके जाना है, अभी इन लकड़ियों को बांधना भी है, और जो पीछे मंजर हो रहे हैं उस खौफ की वजह से मुसलसल मेरा काम भी स्लो है। मैं रुक जाता हूँ, पीछे देखना शुरू कर देता हूँ। अब उसके दिमाग में उसको ऐसा ख्याल सा आया जैसे कोई मेरे काम में देर करवाना चाह रहा है, जैसे मैं और लेट हो जाऊँ। लेकिन दिल कहता अगर तू मुड़ के नहीं देखता, कोई जानवर हुआ, कोई खूनख्वार जानवर हुआ, वो तुझ पे हमला कर दे, फिर क्या करेगा। तो ये दिल में जैसे खौफ आता तो कहता हाँ देखना तो पड़ेगा, काम लेट होता है हो जाए, लेकिन मैं कैसे करूं, अकेला शख्स जंगल में खड़ा हूं, पीछे कोई जानवर आ जाए, दरिंदा आ जाए, वो तो एकदम से हमला कर देगा। अगर मेरी कमर उसके पास हुई तो वो सीधा मेरी कमर पे मुझे इस तरह पकड़ लेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। अगर मैं कम अज कम मुड़ के उसी की तरफ मुंह करके खड़ा हूंगा तो कुल्हाड़े से अपने आप को बचाने की कोशिश तो करूंगा, उसको डराने की कोशिश तो करूंगा, उसको भगाने की कोशिश तो करूंगा। तो फिर से मुड़ जाता। अब वो जितनी देर से लकड़ियां काट रहा था, पीछे कुछ ना कुछ मुसलसल कोई शोर आ रहा था, और उस शोर की वजह से वो काम रोक देता और मुड़ के देखता, क्योंकि दिल में खौफ आ जाता कोई जानवर ना हो। जैसे कैसे करके आखिरकार उसने
लकड़ियाँ काट लिया। अब उसने जब देखा, अंदाज़ा हो गया कि ये सुबह नाश्ते के लिए और आज रात के खाने के लिए लकड़ियाँ काफ़ी हैं। इससे इतना चूल्हा जल जाएगा कि खाना पक जाएगा, रोटियां बन जाएगी और सुबह का नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। उसने जल्दी से अपनी चादर को इस अंदाज में ज़मीन पे बिछाया कि वो लकड़ियां उठा के उन चादर के अंदर रखी, उसको अच्छी से बांधा और उठा के अपने कंधे पे डाला, कुल्हाड़ा अपने हाथ में पकड़ा और घर की तरफ रवाना हुआ। आज वो बहुत ही तेज़ तेज़ चल के जाना चाहता था क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मज़ीद अभी वो जंगल में ही होता कि घुप अंधेरा हो जाता। वो जैसे ही तेज़ तेज़ कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था तो सूखे हुए पत्ते उसके पाँव के नीचे आके इतना शोर कर रहे थे, अब तो परिंदों तक की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। जब वो आया था तो परिंदे चहचहा रहे थे, इस तरह शोर कर रहे थे जैसे सोने से पहले एक दूसरे से बातें कर रहे हों, एक दूसरे से दुख सुख राजो नयाज बांट रहे हों और एक दूसरे की मुसीबतों परेशानियों को सुन रहे हों। इतना एक शोर ही शोर होता है जंगल में हर दरख्त के ऊपर। अब तो हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ एक शोर था तो उन पत्तों का जो उसके पाँव के नीचे आके चरचराहट पैदा कर रहे थे, या दूर कहीं से किसी लोमड़ी या किसी गीदड़ के बोलने की आवाज़ आ रही थी। रात हो चुकी थी। वैसे भी गाँव के अंदर तो बिजली अभी आई नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था बिजली क्या होती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इंसानी आबादियाँ भी बहुत कम होती थीं। यहाँ पे अगर यहाँ इंसानी आबादी है तो अगली आबादी बहुत ही दूर होती थी। सारा रास्ता वीरान होता था और घुप अंधेरा और किसी बशर का नामो निशान नहीं। वो तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था, शोर पैदा कर रहा था। दिल के धड़कन तेज़ इसलिए थी कि अगर किसी जानवर ने मेरे इस पाँव के शोर को सुन लिया तो वो यहीं मेरी तरफ ही ना आ जाए। मैं क्या करूं कि एकदम से उसके वजूद को झटका सा लगा। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ जा रहा था। क्या हुआ है? क्या मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया है? क्या मुझे झटका लगा है? किस वजह से झटका लगा है? वो उसके बाद कुछ समझ ना पाया क्योंकि आज चलने की स्पीड उसकी बहुत तेज़ थी। तो हो सकता है पाँव किसी चीज़ से टकरा गया हो, उसको झटका लग गया हो। लेकिन फिर भी दिल एक अजीब सा था। बहादुर था, ऐसा नहीं था वो डरपोक था, तो डरपोक को तो कभी अकेला जंगल में ना आता, लेकिन आज दिल अजीब सा था। फिर तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। अभी चलते चलते चंद ही कदम चला था कि एकदम से उसको महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसकी उस गठड़ी को जिसके अंदर लकड़ियां थीं, किसी ने जैसे टच किया हो। उसने चलते चलते एकदम ऐसे महसूस किया कि मेरी इस गठड़ी को जिसमें लकड़ियां बंधी हैं, मेरी कमर पे मैंने लादा हुआ है, किसी ने क्या टच किया है। फिर उसने कहा अपने आप से, शायद मैं तेज़ तेज़ चल रहा हूं इसलिए शायद मुझे महसूस हुआ है कि टच किया है। ऐसा नहीं है। अपने आप को तसल्ली दे के फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। लेकिन अभी कुछ ही दूर गया था तो इस दफ़ा वो खदशा, वो वहम बिल्कुल क्लियर हो गया। इस दफ़ा किसी ने उसकी गठड़ी को बाकायदा पकड़ा था और उसको महसूस हुआ गठड़ी जो उसकी कमर के साथ टच हुई हुई थी, उठा के पीछे रखते हैं जब आप कमर के साथ टच होती है ना, तो बाकायदा महसूस हुआ गठड़ी जो उसकी कमर के साथ टच थी वो किसी ने पीछे से खींची थी और छोड़ दिया था। इस अंदाज में उसको पकड़ा था उस गठड़ी को, जैसे जान के किसी ने महसूस कराने के लिए कि तुम्हारा वहम नहीं है, कुछ है। गठड़ी को पीछे से किस तरह ऐसे खींचा, थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर छोड़ दिया। जब उसको गठड़ी वापस आके लगी तो टच तो उसको पहले भी हो रही थी, वो चलता था तो गठड़ी टच हो रही थी, लेकिन इस दफ़ा लगा जैसे किसी ने खींचा है और छोड़ा है। फिर क्लियर होने के बावजूद उसने दिल में कहा, नहीं, मेरे ख्याल में मैं तेज़ तेज़ जो चल रहा हूँ ना, इस वजह से गठड़ी आगे पीछे हुई है। फिर भी तसल्ली कर लेने के लिए उसने चलने की स्पीड स्लो कर दी। अब आप जब स्लो चलते हैं तो फिर गठड़ी को जंप नहीं लगते, वो टच होके आएगी आपके वजूद के साथ, कमर के साथ वो टच हुई हुई है तो टच ही रहेगी। लेकिन अगर आप तेज़ तेज़ चलेंगे तो हो सकता है वो उछल उछल के आपकी कमर को भी टच हो। इस दफ़ा जब उसने स्लो चलना शुरू किया, अभी 15-20 कदम ही चला था कि फिर से वही मंजर था। किसी ने गठड़ी को पीछे से पकड़ा
और फिर इस अंदाज में खींचा कि वो गठरी उसकी कमर को जाके लगी। अब तो उसको 100% यकीन आ गया कि इतनी स्लो चल रहा हूँ, एक दफ़ा भी मेरी गठरी नहीं उछली, उसको उछलना भी नहीं चाहिए, मेरे चलने का अंदाज ही ऐसा है कि हिले तक भी ना। लेकिन इस दफ़ा किसी ने मेरी गठरी को बाकायदा पीछे अपनी तरफ खींचा है और उसको वापस छोड़ा है इस ज़ोर से कि मेरी कमर को आके लगी है। वो तो एकदम पीछे मुड़ गया। अब शक की तो गुंजाइश रही नहीं थी, वो एकदम से मुड़ गया। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चला, पता नहीं क्यों उसके कदम अब आहिस्ता हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चला, फिर 15-20 कदम चला होगा कि फिर यही मंजर हुआ, किसी ने गठड़ी को पीछे से खींचा और खींच के छोड़ दिया और गठड़ी फिर उसको लगी। उसने कहा नहीं, जो भी है अब शरारत करना शुरू हो गया। वो एकदम से पीछे मुड़ा, देखा पीछे कौन है, कौन है। इस दफ़ा वो बोल पड़ा, कौन है मुझे जो तंग कर रहा है, कौन है मेरे पीछे। पीछे तो कोई भी नहीं था, कोई होता तो नजर आता। अब वो फिर आगे चला और जैसे ही चंद कदम आगे चला ये पूछ के कौन है, तो पीछे से एक आवाज़ आई, एक हंसने की आवाज़, जैसे कोई खातून हंसती है। हे, एकदम से उसके कानों में वो शोर जो उसके पाँव के नीचे पत्तों के चरचराहट का था, उसी शोर के अंदर एक कहके की आवाज़ भी सुनाई दी, जो एक नस्वानी आवाज़ थी, जैसे किसी खातून की आवाज़ हो। वो चौंका, ये तो एक हंसने की आवाज़ थी। और उसी हंसने की आवाज़ के साथ ही इस दफ़ा गठड़ी को किसी ने उठा के फेंका नहीं, बल्कि गठड़ी को हिला दिया इस अंदाज में जैसे लेफ्ट राइट हिलती है। इंसान तेज़ तेज़ चले तो गठड़ी उसकी कमर को आके लगेगी, उछल उछल के लगेगी, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं जाती। इस दफ़ा बाकायदा किसने इतनी ज़ोर से हाथ मारा गठड़ी को कि गठड़ी ऐसे लेफ्ट साइड पर ऊंची गई और वापस आ गई। एकदम वो तेज़ी से मुड़ गया और पीछे देखा, कौन है, कौन है, कौन है। पीछे कोई भी नहीं था। फिर वो आगे चल पड़ा। अब उसकी स्पीड इंतहाई तेज़ हो गई, इससे पहले इतना तेज़ वो कभी नहीं चला था। दौड़ा नहीं, लेकिन इतनी तेज़ था जैसे दौड़ने का अंदाज हो, और वो ऐसे तेज़ ही चल रहा था। तो इस दफ़ा बाकायदा पीछे से किसी ने उसकी गठड़ी को इतने ज़ोर से हाथ मारा कि लेफ़्ट राइट हिल गई और उसका पूरा वजूद हिल गया और गिरते गिरते वो बचा। अब दिल की धड़कन तेज़ थी, क्योंकि वैसे भी वो दौड़ रहा था, वज़न उसने उठाया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा तो इंतहा हो गई थी। गठड़ी को इस अंदाज में हिला दिया गया, वो कांपना शुरू हो गया, वो परेशान सा हो गया। उसने फैसला किया कि मैं निकलूं यहाँ से। अभी और चला, आगे बढ़ा, थोड़ा सा ही आगे गया तो इस दफ़ा किसी ने पीछे से ना सिर्फ गठड़ी को इस अंदाज में पकड़ लिया जैसे अब तुम आगे नहीं जा सकते, उसकी गठड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ लिया था। वो आगे बढ़ा तो गठड़ी ऊपर उठ गई और किसी ने ज़ोर से पीछे खींचा हुआ था, उसने ज़ोर लगाया, झटका मारा, झटके से गठड़ी जिसने भी पीछे छोड़ दी थी वो छोड़ दी, उसको ज़ोर से आके लगी और वो भागना शुरू हो गया। अब वो जैसे ही तेज़ तेज़ भागना शुरू हुआ तो हर तरफ जो एक खामोशी सी छाई हुई थी, दूर कहीं कोई जानवर की बोलने की आवाज़ या फिर उसके पाँव के नीचे वो तेज़ी से खुश्क आते पत्ते जो चरचराहट पैदा कर रहे थे, चर 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 की आवाज़ आ रही थी। वो भागता हुआ जा रहा था कि वहीं पे भागते भागते इस दफ़ा किसी ने गठड़ी को पीछे इस अंदाज में पकड़ लिया कि अब वो भाग नहीं सका, उसको झटका लगा। गठड़ी उसने इस अंदाज में अपने साथ बांधी हुई थी कि वो उससे अलग तो नहीं हुई, लेकिन उसके वजूद को अच्छा खासा झटका लग गया और किसी ने गठड़ी इतनी ज़ोर से खींची थी कि इस दफ़ा उससे रहा ना गया। उसने अपने कुल्हाड़े को अपने हाथ में पकड़ा और एकदम पीछे घूम गया। कहा, कौन है, कौन है, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। इस दफ़ा अगर तुमने किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना। वो घबराया हुआ था, मेरे पीछे मत आना, मुझे तंग मत करना, अब किसी ने मुझे तंग किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने आओ। ऐसे पागल सा होने लगा, हाँप रहा था, कांप रहा था, खौफ से कांप रहा था, तेज दौड़ने की वजह से हाँप रहा था। कि तभी उसने कहा, मेरे पीछे मत आना, अब मुझे हाथ लगाना तो मुझसे बुरा कोई ना, मुझे कोई हाथ ना लगाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे वो बोली जा रहा था और तेज तेज चलना शुरू हुआ कि पीछे उसको बाकायदा एक ऊंचा सा कहका सुनाई दिया। कलेयर ऊंचा था, पाँव के नीचे जो शोर था पत्तों के चरचराहट का, उसके बावजूद इतना ज़ोर से कहका लगाया गया कि वो एक औरत के कहके को क्लियर सुन सका। और उसी लम्हे फिर से उसी अंदाज में उसको शर्त की गई, उसको इस अंदाज में पीछे गठड़ी से पकड़ लिया गया कि वो आगे ना बढ़ सका।
इस दफ़ा उसने ज़ोर लगाया, झटका मारा, लेकिन इतना पकड़ने वाले के पास ज़ोर था कि वो एक नौजवान, ताकतवर, पहाड़ों में पला हुआ, भागने दौड़ने वाला, सेहतमंद खाना खाने वाला वो नौजवान जो इतना ताकत रखता था, जितना भी ज़ोर लगा रहा था, उसकी गठरी पीछे से किसी ने पकड़ी हुई थी और उसकी गठरी को छोड़ नहीं रही थी। तभी उसके एकदम दिमाग में गुस्सा समाया। उसने वो जो कुल्हाड़ा एक हाथ में पकड़ा हुआ था उसको दोनों हाथों से मजबूत किया और एकदम से पीछे घूमा और ज़ोर से खाली फ़ज़ा में वार किया। जैसे ही उसने जोर से खाली फजा में वार किया, जब तक वो घूमा तो गठरी पीछे ही रही, छोड़ी नहीं उसने। जो भी था या थी उसने गठरी नहीं छोड़ी, लेकिन वो जैसे ही घूमा तब भी गठरी पीछे ही रही। लेकिन उसने जोर से खाली फजा में डराने के लिए वार किया उस कुल्हाड़े का, लेकिन उसी वक्त उसके कानों में एक चीख सुनाई दी और गठरी किसी ने छोड़ दी और बड़े ज़ोर से वो गठरी आके उसकी कमर पे लगी जो किसी ने पीछे से पकड़ी हुई थी। और उसी वक्त एक शोर तो उसके कानों ने सुना, लेकिन उसी लम्हे कोई गीली गीली चीज़ उसके कपड़ों पे आके गिरी। और ना सिर्फ उसके कपड़ों पे आके गिरी, उसके हाथों पे, चेहरे पे आके गिरी और एकदम से वो चौंक सा गया। इतनी घुप अंधेरा तो नहीं था, इतनी रोशनी तो थी कि वो देख सकता, तभी तो चल पा रहा। तब उसको महसूस हुआ ये जो चीज़ मेरे ऊपर गिरी है ये क्या है। उसने गौर किया तो उसको अंदाज़ा हो गया ये कुछ और नहीं, खून है, खून जो उसके वजूद पे गिरा है। और वो जो चीख उसने सुनी थी वो एक औरत की चीख थी और उस चीख के साथ ही उसके वजूद पे एक खून आ गया था। और तभी उसके कानों ने एक आवाज़ को सुना, क्लियर, तकलीफ में डूबी हुई आवाज़, एक शिद्दत में डूबी हुई आवाज़। जिसके ऊपर कोई हमला हो जाता है और शदीद ज़ख्मी हो जाता है तो उस वक्त जैसे वो बोलता है तो शिद्दत की वजह से उससे बोला नहीं जाता, तो उसी तरह कोई शिद्दत के साथ एक औरत बोली थी, मार दिया तूने मुझे, मार दिया। वो इस तरह बोल नहीं पा रही थी, इतनी शिद्दत, इतनी तकलीफ उसको हो रही थी कि उसने कहा, तूने मुझे मार दिया, मैं तुझसे बदला लूँगी। अगर मैं तुझसे बदला ना ले सकी तो मेरी नस्लें तुझसे बदला लेंगी। ये वो आखिरी जुमला था जो उसके कानों ने वहीं खड़े होकर सुना। जब उसने एक चीख की आवाज़ सुनी, जब उसने कुल्हाड़ी का वार किया, खाली फ़ज़ा में उसने वार किया था, तो कानों ने एक चीख की आवाज़ सुनी और उसी वक्त खून उस पर आके गिरा और वो एक आवाज़ आई, हाय तूने मुझे मार दिया, मैं अगर तुझसे बदला ना ले सकी तो मेरी नस्लें तुझसे बदला लेंगी। और वो फिर दौड़ पड़ा। उसके कुल्हाड़े पे वार ने उसने जो वार फ़ज़ा में किया था, उस वार से कोई शदीद ज़ख्मी हो गई थी और कर्ब में, तकलीफ़ में डूबी हुई उसकी आवाज़ आई थी कि तूने मुझे मार दिया। और उसकी आवाज़ से, उन लफ्ज़ों से लगता था जैसे वो बचने वाली नहीं है। वो कह रही थी, अगर मैंने बदला ना लिया, मैं ना भी बच सकी तो मेरी नस्लें तुझसे बदला लेंगी। वो दौड़ता रहा, गिर गया एक दफ़ा दौड़ते दौड़ते ज़मीन पे, इतना खौफज़दा था, उठा, फिर दौड़ पड़ा। दौड़ते 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 घर पहुंचा। हालत बड़ी अजीब सी थी। माँ ने देखा, परेशान हो गई। उन दियों की रोशनी में उसने देखा बेटे के चेहरे पे, हाथ पे, पूरे वजूद पे, कपड़ों पे खून ही खून है। माँ ने लपक के बेटे को पकड़ा। क्या हुआ? बेटा हाँप रहा था, हालत बुरी थी। लकड़ियाँ ज़मीन पे फेंकी, चारपाई पे गिर गया। माँ भागती हुई गई, पानी भर के लाई। बाप आ गया, उसको संभालना शुरू हो गए। जब होश में आया तो पूछा क्या हुआ। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था कि तेरे वजूद पे ये खून कैसा है, क्या हुआ है। और जब वो बोलने के काबिल हुआ तो उसने अपनी माँ बाप को पूरा वाक़या सुनाया कि कैसे कोई मुझे तंग कर रहा था और मैंने इस तरह कुल्हाड़े का वार हवा में किया था, लेकिन लगता है उसको लग गया, जो मुझे नज़र नहीं आई, ये उसका खून है। और वो मुझे, उसने कहा है, मैं तुझसे बदला लूँगी नहीं तो मेरी नस्लें तुझसे बदला लेंगी। माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। वो कोई चुड़ैल थी, वो कोई जिन्नी थी, वो पता नहीं क्या थी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बहरहाल माँ ने उसके ऊपर पढ़ा, दम किया, उसको समझाया, ठंडा किया, मुश्किलों से जैसे कैसे करके उसने थोड़ा सा खाना खाया। उससे खाना भी नहीं खाया गया और रात को ही उसको शदीद बुखार हो गया था। सुबह वो उस अपने इलाके के पीर फ़कीर जो भी आमिल होते हैं उसके पास उसको लेके गए, दम दरूद कराया, सारा कुछ कराया, जो वो जतन कर सकते थे करना शुरू हो गए। लेकिन वो चुप सा हो गया था, बोलता नहीं था। बाप उसकी जगह पे लकड़ियाँ काटने जा रहा था, वो कहीं नहीं जा रहा था, बुखार में तप रहा था और खामोश बिस्तर पे लेटा रहता,
छत को तकता रहता। उसकी आंखों में खौफ था। कभी कभी माँ उसके पास जाती तो इस अंदाज में छत को देख रहा होता जैसे किसी को देख रहा हो और उसका वजूद कांप रहा होता। तो माँ पूछती, बशीर बशीर मेरा लाल क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो एकदम चौंकता, ऐसे चौंकता, बोलता फिर भी नहीं था, जैसे वाकई किसी खौफनाक चीज़ को देखते देखते उसकी निगाह वहाँ से हट गई और माँ की तरफ देखता, लेकिन डरा हुआ होता, बोलता कुछ भी ना। रोज़ाना उसका वो दम दरूद कराते, रोज़ाना उसका इलाज हो रहा था, लेकिन वो मुकम्मल खामोश था। सिर्फ ये तीसरी या चौथी रात थी कि जब माँ सोती नहीं थी, बेटे की वजह से परेशान थी, जो बिस्तर पे लेटा हुआ था। माँ रोटी दे देती तो चुप करके खाता बगैर बोले, और कुछ वैसे जैसे इंसान ना हो, रिमोट कंट्रोल कोई चीज़ होती है, ऐसे ही रिमोट बना हुआ था, बस लेटा ही रहता। उसका इलाज चल रहा था, बुखार उसका नहीं जा रहा था, माँ उसको पट्टियाँ कर रही थी। और तीसरी या चौथी रात थी कि एक रात चीखें मारना शुरू कर दिया, ऐसे हवा में हाथ चला रहा था जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो। माँ भागती हुई गई, अंदर जाके देखा तो बेटा अपने हाथ ऐसे हवा में चला रहा था और ज़ोर ज़ोर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। चीखें नहीं मार रहा था, सिर्फ एक चीख उसके मुंह से निकली थी, जैसे कोई चीज़ हमला करती है तो मुंह से चीख निकल जाती है। उस चीख के बाद वो अपने आप को ऐसे हाथ मार के बचाने की कोशिश कर रहा था। डरा हुआ था, सहमा हुआ था, काँप रहा था, बुखार की हालत में भी बहुत काँप रहा था, उसका पूरा वजूद थर थर काँप रहा था और वो अपने आप को बचा रहा था। 5वीं रात, 6ठी रात, रोज़ पट्टियाँ हो रही थी, उसका इलाज हो रहा था, बुखार नहीं उतरता था। ये कोई 7वां दिन था, 6ठा दिन था, 7वीं रात बन रही थी। आज तो माँ ने देखा कि बेटे की आंखें ऐसी लाल सुर्ख हैं जैसे रात सारी वो सोया नहीं हो। रोज़ तो सो जाता था, लेकिन उसकी आंखें बताती थी। इतनी खौफजदा तो इतने दिनों से था, बुखार में भी था, लेकिन आज उसकी आंखों से ऐसा खौफ था, ऐसा आंखों में खौफ था कि माँ भी डर गई। आज वो शदीद खौफजदा था। माँ को वो सारी बातें याद थी कि उसने कहा था, अगर मैं तुझे नाम ही बदला ले सकी तो मेरी नस्लें तुझसे बदला लेगी। और वो जिस तरह अपने आप को बचाता था और जितनी उसकी खौफ की हालत थी, जहाँ से भी वो दम दरूद करा रहे थे वो कहते ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि 7वीं रात इस अंदाज में लगा माँ को कि आज उसकी तबीयत बेहतर है, आज वो सो भी गया। माँ भी कुछ रिलैक्स हुई कि आज शायद कुछ बेहतर फील कर रहा है, बुखार भी थोड़ा सा कम हो गया है और आज सो भी गया है। माँ ने आज उसके ऊपर पट्टियां भी नहीं की, वो सो सा गया। लेकिन वो सोया नहीं था, वो अबदी नींद सो गया था। वो तो अपने वजूद को ख़त्म कर गया था। माँ यही समझी बेटा सो गया है, लेकिन वो सोया कहाँ था, वो तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। जब सुबह हुई तो पता लगा बशीर इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उस रात कोई भी नहीं जानता था। उस चुड़ैल ने, उस जिन्नी ने, उस डाइन ने किस अंदाज में उससे बदला लिया था कि वो कहते हैं 7वीं रात सोया तो वो पुरसकून था, लेकिन सुबह उठे तो वो मर चुका था। उस घर में कोहराम मच गया। एक नौजवान चला गया था जिससे एक गलती सरजद हुई थी। उसने देखा तब तो नहीं था, उसने तो डराने के लिए फ़ज़ा के अंदर कुल्हाड़ों को लहराया था। उसको तो नहीं जानता था कि वो कुल्हाड़ा किसी ना नज़र आने वाली मखलूक को ज़ख्मी कर देगा, या उसके कुल्हाड़े से कोई अनदेखी मखलूक इतनी ज़ख्मी हो जाएगी कि वो अपने मुंह से बोलेगी कि अगर मैं बदला ना ले सकी तो इसका मतलब यही था कि मैं इतनी ज़ख्मी हूँ कि मैं मर जाऊँगी। अगर मैं बच गई तो मैं खुद बदला लूँगी, मर गई तो मेरी नस्ल तुमसे बदला लेगी। तो लगता यही था कि शायद वो मर गई थी, उसकी किसी नस्ल ने ही बशीर से बदला लिया था। और सुबह माँ ने जब जगाया तो बशीर मर चुका था। और पूरा गांव इकट्ठा हो गया था इस बात पे कि एक नौजवान को एक चुड़ैल ने मार दिया था, जिसका इतने दिनों से दम दरूद करा रहे थे, उसके ऊपर रोज़ दम करा के आते, उसको पानी पिला रहे थे, तावीज़ गले में डाल दिया था, ये वो सब कर दिया, लेकिन सब कुछ नकारा हो गया था। वो चुड़ैल या उसकी नस्ल में से कोई बदला ले चुका था। अगर आप मुझसे पूछें तो उस चुड़ैल ने बदला नहीं लिया था। अगर वो चुड़ैल बदला लेती तो दूसरी या तीसरी रात बदला ले चुकी होती, क्योंकि वो जो चुड़ैल थी वो इतनी शदीद ज़ख्मी हो गई थी, शायद वो बच ना सकी हो। 7वें दिन मरने का मतलब ये है कि उसकी नस्ल में से बदला लिया गया था।
और वो बशीर मर गया था। आज भी हमारे इलाके की ये बड़ी मशहूर कहानी है, लोग इस कहानी को याद करते हैं तो खौफज़दा हो जाते हैं। 1970 के करीब की ये कहानी है कि किस तरह एक चुड़ैल ने अपना बदला लिया था, एक नौजवान को मार डाला था। तो ये कहानी थी, सच्ची कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी। और हुसनैन फ़िदा ने रावलपिंडी तहसील गुजर खान, गांव बडाना और मीरपुर आज़ाद कश्मीर की साथ एक छोटा सा गांव है जिसकी ये कहानी मैंने आपको शेयर की। तो आप लोग भी अच्छा ये जो हैं कहानी भेजने के लिए सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर किया करें। अभी एंड पे भी आप जब ख़त्म करने लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी अगर कहानी भेजना चाहते हैं तो ये वाली लाइनें जो मैं एंड में बोलता हूँ ये ज़रूर सुना करें। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप मेहनत करेंगे, कहानी रिकॉर्ड भी करेंगे या लिखेंगे भी सही और शामिल नहीं हो सकेगी। गलती एक जो ऐसी गलती अगर आप कर देते हैं तो कहानी शामिल नहीं हो सकती, वो है कि अगर आपने कहानी लिखी है, लिख के भेजना चाहते हैं उर्दू में, रोमन में, इंग्लिश में या रोमन उर्दू में आपने कहानी लिख ली है, आपने मुझे भेज दी है, उसके नीचे अलग से एक और मैसेज करके अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। तो इसका तरीका ये मस्ट याद कर लें कि आपने एंड में लाजमी कहानी लिख के पहले भेज दें, उसको सेंड कर दें, उसके बाद एक अलग से मैसेज लिखें STORY स्टोरी, और उस अलग से लिखे हुए मैसेज को भी सेंड कर दें। उर्दू में भी लिख सकते हैं स्टोरी, ये लाजमी आपने ख्याल रखना है। और दूसरा 2 बातों का ख्याल रखना है कि आपने अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपने गांव का नाम, मुल्क का नाम क्लियर मुझे सही बताना है और कहानी में जो किरदार हैं उनके नाम भी सही बताना है। और आपने ये भी मुझे बताना है कि अगर आप चाहते हैं मैं रियल ना बताऊं, फ़र्ज़ी बताऊं, तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख दिया करें, बता दिया करें कि जी आप फ़र्ज़ी नाम ये वाला रख लीजिएगा, तो मैं वही फ़र्ज़ी नाम बता दूँगा। इसी तरह आप कहानी दूसरी दफ़ा भेजते हैं, तीसरी दफ़ा, 5वीं दफ़ा या 10वीं कहानी भेज रहे हैं तो हर दफ़ा आपने नाम, अता, पता सब बताना है। एक ये नहीं कि एक कहानी में बता दिया था तो अगली में ज़रूरत नहीं, हर दफ़ा से आपने मुझे अपना नाम, शहर का नाम, ये सब कुछ बताना है। और अगर वॉइस मैसेज करते हैं तो तब भी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके इन सारी बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आज की और व्हाट्सअप का नंबर जिस पर आपने कहानी को भेजना है +9292 पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ +92 31366 55550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 9233665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।